our lecture. सभी को नमस्कार. मैं मीना जैन, गेस्ट फैकल्टी ऑफ मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर, योग केंद्र उदयपुर. मैं सबसे पहले मृत्युंजय टीम का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने इस फेसबुक ऑनलाइन पेज पर मुझे आमंत्रित किया अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए. और ये टीम जो कि योग को प्रमोट करने का एक बहुत ही सराहनीय काम कर रही है, जिन्होंने ऐसे टाइम में जबकि कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति एक दुर्लभ स्थिति में है कि वो क्या करे. ऐसे में जब योग को प्रमोट कर रही है, क्योंकि जो ये वायरस है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक को ही अटैक कर रहा है, और ऐसे में अगर योग किया जाए, योग की जो प्राणायाम डीप ब्रीदिंग अगर की जाए तो इस वायरस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं. और ऐसे में जो ये टीम घर घर हर व्यक्ति तक योग को पहुंचाने का जो काम कर रही है वो बहुत ही अच्छा काम है. तो मैं इस टीम का एक बार पुनः आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि इंडिया में हम जानते हैं कि 130 करोड़ जनसंख्या में से शायद 10 करोड़ जनसंख्या है, लोग जो हैं वो ही योग करते होंगे. बाकी जो लोग हैं उन तक योग अछूता है. तो इस योग को हम जितना हो सके, जिन्होंने इसको, जो योग से लाभान्वित जो लोग हुए हैं, इस योग को जितना प्रमोट करें, जितना लोगों तक पहुंचा सके, लोग इससे लाभान्वित हो सके, तो ये बहुत ही अच्छा होगा. क्योंकि योग रेस्पिरेटरी ट्रैक को और अपनी जीवन जीने की एक शैली है. अगर इसको हम जीवन में उतारेंगे तो हमारी जो लाइफ है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी. और मैं सभी व्यूअर्स का भी बहुत वंदन अभिनंदन करती हूँ जो कि मुझे अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं. और इस लेक्चर की शुरुआत हम सबसे पहले प्रेयर से करेंगे, क्योंकि प्रेयर जो होती है हमें कॉस्मिक पावर से जोड़ देती है, हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार करती है. और प्रेयर से क्या होता है कि हमारा जो मनोमय कोश है वो बहुत फ्लरिश हो जाता है, उसका फंक्शनिंग बहुत अच्छा हो जाता है. और जब मनोमय कोश बहुत अच्छा हो जाता है तो हमारे नर्वस सिस्टम की जो एमिगडाला की जो न्यूरॉन्स की लाइन है वो कंट्रोल होने लगती है, और डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इन चीज़ों से दूर होकर हमारी इंद्रियां जो है हमारे वश में होने लगती है, और हमारा मन कूल एंड काम होने लगता है. तो सबसे पहले इस सेशन की शुरुआत हम प्रेयर से करेंगे. गहरी लंबी सांस लेंगे. ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि. योगसूत्रदिशायोगं द्विरूपं व्याजहार्यः प्रणमामि नरश्रेष्ठं मुनीन्द्रं तं पतञ्जलिम्. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. मुनि पतंजलि को नमस्कार करते हुए हम इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे. अपने दोनों हाथों से आइस को रब करते हुए पॉजिटिवनेस, वार्मनेस अपनी बॉडी में उतारें. एक शक्ति का संचार हमारी बॉडी में हो, और धीरे धीरे आइस खोलेंगे. आज हम इस लेक्चर में टोटल लंग्स को एफिशिएंसी इम्प्रूव करने को, और उसके द्वारा हम हमारे इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, उसी पे पूरी बात करेंगे. और इस लेक्चर के बाद जरूर आपको ये फील होगा कि अगर हम इन सभी बातों का ध्यान रखें तो हमारी लाइफ में ये चीज़ें आएंगी ही नहीं, और हम इस टाइप से हमारी लाइफ जो इम्बैलेंस हो गई है वो एक संतुलन वे में हम वापस से जी सकते हैं अगर हम योग को अपनाएं तो. सबसे पहले हम बात करेंगे कोविड-19 कोरोना वायरस जो है वो सार्स किस प्रकार की डिजीज है. सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है. अक्यूट मीन्स एकदम से उत्पन्न होने वाली, जो इन्फ्लेमेशन से है या किसी का जो इन्फेक्शन हो गया है तो एकदम से ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को अटैक करती है. और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है, लंग्स जो है हमारे, वो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें जो छोटे छोटे छेद होते हैं
वैसे ही इसमें एल्वियोलाइज होते हैं और वो बंद होने लगते हैं, और ऑक्सीजन और वाटर जो मिल के और उसमें मतलब बाहर जो कफ की परत बनाने लगते हैं और वो धीरे धीरे स्टिकी होने लगता है, और स्टिकी होकर हमको दम घुटने लगता है, हमारी श्वास पूरी नहीं आ पाती है। तो उसके कारण ये है कि हम अगर डीप ब्रीदिंग करें, योग करें, प्राणायाम करें, तो धीरे धीरे वो कफ जो है वो रिमूव होने लगता है, हमारा जो ट्रैक है वो क्लियर होने लगता है, वो जो चौक हो गया है वो ट्रैक वो क्लियर होने लगता है। तो सबसे पहले हम इस सेशन में लंग्स के बारे में जानेंगे, उसका मैकेनिज्म जानेंगे, तभी हम उसको योग से रिलेट कर पाएंगे और लोग ये जान पाएंगे कि लंग्स का जो मैकेनिज्म है उसका योग से कितना रिलेशन है और योग करने से वो कितना अच्छा फ्लरिश उसके रिजल्ट सामने आने लगते हैं। तो सबसे पहले हम ये जाने कि एक मनुष्य 1 मिनट में 12 से 16 बार श्वास लेता है। 500 ml एक बार में श्वास अंदर, हवा अंदर जाती है और 500 ml बाहर निकलती है। अप्रोक्स 6000 to 8000 हवा जो है 1 मिनट में अंदर जाती है, लेकिन हमारे 3 लीटर से 4 लीटर तक ही हमारी कैपेसिटी होती है, क्योंकि हमारे लंग्स जो हैं कहते हैं कि एक सामान्य मनुष्य के जो लंग्स हैं 3/4 या हाफ पार्ट ही उनका काम आता है, रिमेनिंग जो पार्ट है वो डम पड़ा रहता है, वो पिचका हुआ ही रह जाता है और वो लाइफ टाइम ऐसे ही रह जाता है, क्योंकि इंसान जब डीप ब्रीदिंग और प्राणायाम ये नहीं करता है तो लंग्स का पूरा पार्ट काम में नहीं आता है। तो अगर हम ये चीजें करते हैं तो वो लंग्स का पार्ट खुलता है, तो उसके लिए हमको मैकेनिज्म इसका समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लंग्स है क्या। लंग्स एक मस्कुलर बॉडी है जो रिब केज के अंदर, चेस्ट कैविटी के अंदर होती है और उसके नीचे की ओर सी शेप्ड डायफ्राम स्थित होता है। और जब हम श्वास लेते हैं तो जो अंदर रिब केज जो है बाहर की ओर आता है और ऊपर की ओर उठ जाता है, और जो डायफ्राम है 3 से 4 सेंटीमीटर नीचे की ओर खिसक जाता है, और अंदर जो प्रेशर है वो लंग्स एक्सपांड हो जाते हैं तो प्रेशर अंदर कम हो जाता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है। तो जैसे ही हवा की एक टेंडेंसी होती है कि वो ज्यादा प्रेशर से कम की ओर आता है, तो अंदर का प्रेशर कम हो गया है और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, तो वैसे ही हवा अंदर की ओर आ जाएगी, ऑक्सीजन जो है पूरी अंदर की ओर आ जाएगी। अभी हम नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं, हमने कोई डीप ब्रीथ नहीं की है, ठीक है। और ये एक्टिव प्रोसेस कहलाता है। इसमें एक्सटर्नल इंट्राकोस्टल मसल्स जो हैं वो काम आती है और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स इसमें काम नहीं आती है। और जैसे ही रिब केज जो है पुनः अपनी सामान्य स्थिति में आ जाता है, डायफ्राम जो 3-4 सेंटीमीटर नीचे गया था वो भी पुनः अपनी सामान्य स्थिति में आ जाता है, और जो लंग्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो जो अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, और जैसे ही अंदर प्रेशर बढ़ता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, वैसे ही हवा बाहर की ओर निकल जाती है। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हुई थी वो सब बाहर की ओर चली जाती। अब हमने देखा कि जब हम नॉर्मल ब्रीथ कर रहे थे तो जो डायफ्राम है वो ओनली 3 से 4 सेंटीमीटर तक नीचे गया, मतलब हमारे लंग्स को एक्सपांड होने का पूरा स्पेस नहीं मिला। लेकिन जब हम डीप ब्रीथ करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, फोर्सफुली जब हवा आती है तो वो अंदर जाने के लिए एक तो हवा भी ज्यादा आती है, ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा मात्रा में होती है, और वो फोर्स डालती है कि लंग्स को नीचे की ओर जाने को प्रेशर डालती है। तो जैसे ही हम ये प्राणायाम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो देखते हैं कि जो डायफ्राम 3 से 4 सेंटीमीटर तक नीचे गया था वो 7 से 8 या 8 से 9 सेंटीमीटर तक नीचे चला जाता है, और लंग्स जो है पूरे एक्सपांड हो जाते हैं अंदर की ओर, उसमें ऑक्सीजन जाने लगती है। और जो एल्वियोलाइज, जो नीचे जो एल्वियोलाइज थे, जो एल्वियोलर डक्ट्स उनमें थी, वो भी धीरे धीरे करके एक रेगुलर प्रैक्टिस से वो भी काम आने लगता है, उसकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जो लंग्स में है एल्वियोलाइज जो होते हैं वो उधर भी होते हैं, ऑक्सीजन वहीं तक जाती है और फिर ही बाहर निकलती, लेकिन मैक्सिमम जो एल्वियोलाइज होते हैं ना लंग्स में वो नीचे की ओर होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा एल्वियोलर डक्ट जो होती है वो भी नीचे की ओर होती है। तो वहां तक तो वैसे नॉर्मल ब्रीथ में तो ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाती है, और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है तो लंग्स का वो पोर्शन काम ही नहीं आता है, जबकि मैक्सिमम एयर सैक्स जो है वहीं पे प्रेजेंट थे। तो ये हम योग के डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम, इनके द्वारा ही उस तक और नीचे के पार्ट तक ऑक्सीजन पहुंचा सकते हैं, और उतनी ही मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो हम देखते हैं कि योग के द्वारा
कैसे हम इस लंग्स की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। और योग के द्वारा, हम डीप ब्रीदिंग के द्वारा हम हमारी आयु को भी आयाम दे सकते हैं, लाइफ स्पान को भी बढ़ा सकते हैं। 1 मिनट में 12 से 16 बार हम श्वास लेता है इंसान, लेकिन अगर वो 1 मिनट में अगर ज़्यादा कम बार श्वास लेने लगे, अगर जो 12 से 16 बार ले रहा है वो 10 बार लेने लगे, 8 बार लेने लगे, तो धीरे धीरे उसका लाइफ स्पान बढ़ जाएगा। कहते हैं कि मनुष्य की श्वासें फिक्स होती है, आयु फिक्स नहीं होती। तो जैसे जैसे उसका जो एक एक ब्रीथ की लेंथनिंग अगर बढ़ती है, अगर उसकी लंबाई बढ़ जाती है, तो उसकी जो लाइफ स्पान है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जो प्राणी या जीव जंतु जो होते हैं, उस जो कम मतलब 1 मिनट में कम बार श्वास लेते हैं, उनका लाइफ स्पान बहुत ज़्यादा होता है। कहते हैं कि जैसे जो डॉग जो होता है वो जल्दी जल्दी हाँफता है, तो उसका लाइफ स्पान 15-16 साल ही होता है। लेकिन स्नैक है, वो बहुत उनका लंबा लाइफ स्पान होता है, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे श्वास लेते हैं। तो इस प्रकार पुराने जो ऋषि मुनि होते थे, कंदराओं में, गुफाओं में बैठे हुए लगातार प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग करते थे और अपनी लाइफ को हजारों हजार साल तक बढ़ा लेते थे, क्योंकि वो कुंभक लगाते थे और कितने कितने टाइम तक वो कुंभक में बैठे रहते थे, उनकी प्रैक्टिस हो जाती थी। तो इस प्रकार से वो लाइफ स्पान बहुत अच्छा कर लेते थे। इसी प्रकार अगर हम लोग भी कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम करें, तो हमारी लाइफ को थोड़ा सा आयाम तो दे ही सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हम डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम करते हैं तो लंग्स की एफिशिएंसी बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। उसका नीचे का जो पोर्शन डंप पड़ा हुआ है वो भी काम आने लगेगा, और हमारा इम्यून सिस्टम जो है, अगर जैसे ही लंग्स की एफिशिएंसी बढ़ती है, हार्ट को जब ब्लड पूरा मिलता है और हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी को ब्लड पंपिंग बहुत अच्छे से होता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम अपने आप बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो हम अगर योग करें, लाइफ में अगर प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग करें, तो हम हमारा लाइफ स्पान भी बढ़ा सकते हैं, लंग्स की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, हार्ट की फंक्शनिंग बढ़ा सकते हैं, और हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको हम बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं। तो ये तो एक बात हुई कि हमने लंग्स के द्वारा अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग किया। अब सेकंड टॉपिक पे आते हैं कि ऑर्गन क्लॉक। ऑर्गन क्लॉक क्या होती है कि हमारी बॉडी में जितने ऑर्गन्स हैं, चाहे इंटेस्टाइन ले लो, स्प्लीन ले लो, लार्ज इंटेस्टाइन ले लो, स्टोमक ले लो, लीवर ले लो, गॉल ब्लैडर ले लो, इन सभी का टाइमिंग फिक्स है। सभी में मतलब इन ऑर्गन्स जो हैं उनके 2-2 आवर्स सबके फिक्स हैं, और अगर हम टाइम से उठते हैं, टाइम से सोते हैं, टाइम से बैठते हैं, तो ये सब चीजें जो हैं वो ऑर्गन्स जो हैं वो सही पर्टिकुलर टाइम पे काम करने लगते हैं। जैसे सबसे पहले हम कहते हैं कि मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त जो होता है 3 to 5, सुबह 3 बजे से 5 बजे तक जो लेकर, उस वक्त लंग्स का टाइम होता है। अब उस वक्त लंग्स की फंक्शनिंग, पूरा एनर्जी का फ्लो जो है वो लंग्स की तरफ होता है। और उस वक्त जो जल्दी उठता है जो इंसान, उस वक्त डीप ब्रीथ प्राणायाम करता है, घूमने जाता है, बाहर की वातावरण की ऑक्सीजन लेता है, तो उसके लंग्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी बहुत ही अच्छी हो जाती है। और कहते हैं कि पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड जो होती हैं, वो सबसे अच्छी फंक्शनिंग जो होती है उनकी मॉर्निंग में ही होती है। 3 से 5 के टाइम उनका पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड का फंक्शनिंग का टाइम होता है, एनर्जी का फ्लो भी उनकी तरफ होता है। तो पीनियल ग्लैंड जो होती है वो तो हमारे स्पिरिचुअल उसके लिए जिम्मेदार होती है, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, सारी जो हमारी बॉडी की दूसरी जो ग्लैंड्स है उसके लिए, उसका जो कंट्रोलिंग होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास होता है। वो मास्टर ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की, और सबका कंट्रोल कि ये हार्मोन रिलीज करो, ये हार्मोन इनहिबिट करो, अभी इसको रोक दो, इस हार्मोन को रिलीज करो, ये सारा काम जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है। और पीनियल ग्लैंड हमारे जो आध्यात्मिक, जो भी हम सोचते हैं, हमारा ध्यान जो मेडिटेशन इनकी तरफ जो जाता है वो पीनियल ग्लैंड के कारण जाता है। और सुबह के टाइम इन ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है उसको सोम रस या अमृत कहा जाता है। जो लोग सुबह नहीं उठते हैं इस अमृत को खो देते हैं, और जो सुबह उठते हैं और उठकर जैसे खड़े हो गए आप या बैठे हुए हैं, तो जो अमृत है वो यहाँ से होकर पूरी बॉडी में उसका सर्कुलेशन होता है। लेकिन जब हम उठते ही नहीं है, जब हम सो रहे हैं, स्टेबल पोजीशन है, तो वो सिक्रीशन तो हुआ उसका, लेकिन वो नेक पोर्शन तक आकर रुक गया, वो हम खड़े ही नहीं हुए उस वक्त, तो वो नीचे गया ही नहीं, पूरी बॉडी में उसका सर्कुलेशन हुआ ही नहीं।
तो इस प्रकार हमने देखा कि मॉर्निंग में जब जल्दी उठते हैं तो हमको कितनी अमृतत्व की प्राप्ति होती है, और जो इस वक्त नहीं उठते हैं वो इस चीज़ को खो देते हैं। अब कहते हैं कि 5 से जो 7 का टाइम होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन का टाइम होता है। जो मल त्याग वगैरह जो हम करते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस जो बाहर निकलते हैं वो इस टाइम निकलते हैं। पूरा एनर्जी का फ्लो जो होता है वो इस टाइम इसकी ओर होता है। जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम और ये इस टाइप की जो प्रॉब्लम होने लगती है वो इसी कारण से होने लगती है कि लोग मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठते हैं, ऑर्गन क्लॉक का पालन नहीं करते हैं, उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, तो वो ऑर्गन जो है प्रॉपर काम नहीं करता है। अब हम देखते हैं कि 7 to 9 जो है स्टोमक का टाइम होता है। उस वक्त स्टोमक का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ही अच्छा होता है। गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रीशन उस वक्त बहुत ही अच्छा होता है, और उस वक्त अगर हम जो भी इंटेक करते हैं, फूड जो भी इंटेक करते हैं, वो बहुत अच्छा डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बहुत तगड़ा होता है। जठराग्नि बहुत अच्छी प्रदीप्त होती है। कहते हैं कि सुबह नाश्ता जो है हैवी करना चाहिए, वो इसी के लिए कहा जाता है कि उस वक्त स्टोमक का टाइम होता है। पुराने लोग तो 9 बजे तक खाना खा लेते थे, लेकिन आजकल हमने वेस्टर्न कल्चर को अपनाया, हम ब्रेकफास्ट करते हैं। तो यही कहा जाता है कि ब्रेकफास्ट जो करें वो बहुत हैवी करें। तो हैवी करने की वजह से उस वक्त उसका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। अब 9 to 11 जो टाइम होता है क्लॉक में, ऑर्गन क्लॉक में, वो स्प्लीन का टाइम होता है। स्प्लीन हमारी बॉडी का बहुत ही एक अच्छा अंग है। ये रेड ब्लड सेल्स का ग्रेवयार्ड भी है और काफ़ी इसके फंक्शन हैं। हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में भी ये काम आती है, और फूड को पूरी बॉडी में पहुंचाने में भी काम आती है। तो पूरा एनर्जी का फ्लो जो 9 to 11 जो है स्प्लीन की ओर रहता है। तो इसी प्रकार ऑर्गन क्लॉक के जो जो ऑर्गन्स उस टाइम पीरियड में है, एनर्जी का फ्लो उधर रहता है। और 11 to 1 जो है हार्ट का टाइम। जो भी हमने फूड खाया है, जितना भी न्यूट्रिशियस फूड खाया है, जैसा भी हमने फूड खाया है, उसका जो ब्लड बनता है वो पूरा हार्ट के द्वारा पंपिंग होके पूरे शरीर में पहुंचता है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि हार्ट का तो हमारी बॉडी में बहुत ही अच्छा काम है। और उस वक्त 11 to 1 जो है वो हार्ट का टाइम होता है। अब 1 से 3 दिन में 1 से 3 बजे का जो टाइम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी हम फूड खाते हैं, काफ़ी उससे एब्जॉर्प्शन जो होता है, उसकी वॉल्स में जो एब्जॉर्प्शन होता है, जिस फूड को हमने खाया है उसमें से जो जो निकालना होता है, एब्स्ट्रैक्ट जो निकालना होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा होता है। और एनर्जी का फ्लो जो है 1 से 3 के बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन पे होता है। 3 to 5 जो होता है वो यूरिनरी ब्लैडर का होता है। उसमें मतलब ये है कि उस वक्त उसका जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर होता है। और 5 to 7 जो है किडनी का टाइम होता है। अब किडनी जो है हमारे सोडियम पोटेशियम लेवल को भी जो कंट्रोल करती है वो किडनी करती है। कितने एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस जो हैं किडनी से निकलते हैं, और किडनी में जाने के बाद भी कितने एक्सक्रीशन में से भी जो बॉडी को डिमांड होती है, मैसेज कन्वे होता है नर्वस सिस्टम से कि इस वाले सब्सटेंस को अभी रोक लो, ये सोडियम रोक लो, अभी यहाँ भी हमको नीड है। तो उस किडनी का ये भी काम होता है कि उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को वो वहां पर भी उसको खींच लेती है, उसको बॉडी में रोक लेती है। तो जो किडनी का इतना अच्छे फंक्शंस हैं, वो किडनी के फंक्शंस जो हैं 5 to 7 जो है उसका एनर्जी का फ्लो किडनी की तरफ रहता है। 7 to 9 जो है पेरिकार्डियम, अपने हार्ट की जो ऊपर की लेयर होती है पेरिकार्डियम, उसका 7 to 9 फंक्शन होता है। 9 to 11 जो होता है ट्रिपल वार्मर। ट्रिपल वार्मर ये है कि हमारी बॉडी के जो तीनों लेयर्स हैं, आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर, इनके एनर्जी का कंजर्वेशन और हमारा जो टेम्परेचर का कंट्रोल जो है ना कि क्या टेम्परेचर बॉडी का रहना चाहिए, वो जो फंक्शनिंग है वो ट्रिपल वार्मर के द्वारा की जाती है। और एक मेंटेन जो हमारा टेम्परेचर जो मेंटेन किया जाता है वो ट्रिपल वार्मर के द्वारा किया जाता है। 11 to 1 रात को 11 से 1 बजे का जो टाइम है गॉल ब्लैडर का होता है। तो गॉल ब्लैडर भी इससे बाइल जूस वगैरह सिक्रीट होते हैं और डाइजेशन में काम आता है। और इसमें जब ग्लूकोज बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में, गॉल ब्लैडर में, इनमें संचित होने लगता है। उसके बाद 1 से 3 का जो टाइम है वो लीवर का टाइम है, और लीवर भोजन को डाइजेस्ट करने में, बाइल जूस सिक्रीट करने में इस लीवर का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। इस प्रकार हमने जाना कि ऑर्गन क्लॉक होती है कि सुबह जल्दी उठने से लेकर रात को सोने तक हमारे टाइमिंग फिक्स हैं सभी ऑर्गन्स के। और कहते हैं कि जब कोई प्रॉब्लम किसी ऑर्गन में आ जाए और उसको थेरेपी ऑर्गन क्लॉक के अनुसार
उसी टाइम दी जाए जब उसका टाइम है, क्योंकि उसी वक्त उसमें एनर्जी का फ्लो पूरा हो रहा है। तो उस वक्त जो है उसका रिजल्ट जो है उस थेरेपी का बहुत ही अच्छा आता है। कि जिस टाइम जैसे कि सुबह लंग्स का जो है, तो सुबह उसको प्राणायाम डीप ब्रीदिंग वगैरह कराई जाए तो उसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत ही अच्छे फ्लरिश रिजल्ट सामने आते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि ऑर्गन क्लॉक को अगर हम फॉलो करें, जो हमारे पुराने जो कस्टम थे, सिस्टम थे, हम उनको छोड़ चुके हैं। हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं। हमारा उठने का टाइम गलत हो गया है, सोने का टाइम हमारा गलत हो गया है, तो हम यही चीज़ें सब कुछ छोड़ चुके हैं। अगर इनको हम अपना लें, इनको हम अगर अपनी लाइफ में उतार लें, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप बढ़ जाएगी। जो पुराने लोग हैं सुबह जल्दी उठते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो आज के लोग हैं उनसे बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो लोग टाइम से उठते हैं और टाइम से सोते हैं। तो इस प्रकार हम इस ऑर्गन क्लॉक को फॉलो करके हमारी लाइफ को बहुत अच्छा सही प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और ये जो भी वायरस है, बैक्टीरिया, इनसे बचा सकते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर सकते हैं और लंग्स की कैपेसिटी को बहुत अच्छा बढ़ा सकते हैं। अब तीसरे नंबर पे हम चलेंगे। हमने दो बातें करी कि हमने हमारे लंग्स को कैसे इम्प्रूव किया योग प्राणायाम से, ऑर्गन क्लॉक के द्वारा, कि हम ऑर्गन क्लॉक इसको फॉलो करके हमने कैसे अपने आप को इम्यून सिस्टम को बढ़ाया। थर्ड आते हैं हम हमारे बॉडी के जो 5 कोश होते हैं, 5 कोश से हमारी बॉडी बनी हुई है। आउटर लेयर जो हमको दिख रही है वो है अन्नमय कोश। जो इसके अंदर की ओर जब हम जाते हैं तो जहाँ पे प्राणों का संचार हो रहा है, ऑक्सीजन का संचार हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, जहाँ ऑर्गन्स हैं और जो विजिबल नहीं है लेकिन एक्सरे के द्वारा हम जिसको देख सकते हैं, वो है प्राणमय कोश। और उसके अंदर की ओर चलते हैं तो मनोमय कोश, और उसके अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म की ओर जाते हैं विज्ञानमय कोश, और लास्ट वाला होता है आनंदमय कोश। इस प्रकार अब हम देखते हैं कि हम 3 कोश की बात करते हैं। अन्नमय कोश जो हमारे आहार विहार से बनता है। हम कैसा खाना खाते हैं, किस वक्त उठते हैं, किस वक्त बैठते हैं। हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि रात्रिचर्या, दिनचर्या, ऋतुचर्या का हम पालन कितना करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है हमारी फिजिक बनती है, हमारा अन्नमय कोश उससे डेवलप होता है। और जो प्राणमय कोश जो बीच में बह रहा है वो अन्नमय कोश पर भी डिपेंड करता है और मनोमय कोश पर भी डिपेंड करता है। जितने ये कोश एक दूसरे पे इंटरलिंक है, ये तीनों कोश जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब इसका फंक्शनिंग अच्छा होगा तो बीच में प्राणमय कोश का भी अच्छा होगा और अन्नमय कोश का भी अच्छा होगा। जो मनोमय कोश है वो उससे हमारे जो इमोशंस हैं वो ओरिजिनेट होते हैं। हमारा दुख सुख इस टाइप के जो भी इमोशंस हैं वो मनोमय कोश से ओरिजिनेट होते हैं। और अगर वो फ्लरिश नहीं है, उसका फंक्शनिंग अच्छा नहीं है और मनोमय कोश किसी कारण से डिस्टर्ब हो गया है, तो जो उसकी बीमारियां आती हैं उनको आदि बोलते हैं। जो फिजिक बॉडी की बीमारियां आती हैं उनको व्याधि बोलते हैं। तो जब मनोमय कोश में बीमारियां उठने लगती है ना, तो जो प्राणमय कोश है वो भी डिस्टर्ब होने लगता है। कहते हैं कि जब किसी को स्ट्रेस हो जाता है, बहुत टेंशन हो जाती है या फिर बहुत खुशी हो जाती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत खुशी में भी हार्ट अटैक आ जाता है। और बहुत जब टेंशन हो जाती है या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लेता है इंसान, तो उस वक्त भी हार्ट अटैक हो जाता है। तो कहते हैं कि मनोमय कोश पर भी हमारे ऑर्गन्स डिपेंड है। तो उस हिसाब से हमारे ऑर्गन्स डिपेंड हुए कि जब मनोमय कोश सही नहीं है। और अन्नमय कोश पर भी है ही है, जब हम न्यूट्रिटिव फूड नहीं खाते हैं, हम अच्छा खाना नहीं खाते हैं, या हमारा जो खाने पीने का तरीका है वो बिल्कुल गलत है, तो ये कोश डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि जहाँ प्राणों का संचार हो रहा है, जो प्राणमय कोश है वो मनोमय पर भी डिपेंड कर रहा है और अन्नमय कोश पर भी डिपेंड कर रहा है। तो इन तीनों को इंटरलिंक करके हम अगर बहुत अच्छे तरीके से इनको अगर संयमित तरीके से चलाएं, अपनी इंद्रियों को, सेंसेस को कंट्रोल करके रखें, योग करें, प्राणायाम करें, डीप ब्रीदिंग करें, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि प्राणमय कोश जब अच्छे से चलेगा, जब उसके सारे ऑर्गन्स का फंक्शनिंग अच्छे से होगा, तो खुद ब खुद हमारा इम्यून सिस्टम तो बहुत स्ट्रांग हो ही जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमने 3 टॉपिक्स लिए आज, और उनसे हमारा जो लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाया और इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग किया। अब हम देखते हैं कि अब हम कुछ डीप ब्रीदिंग की, प्राणायाम की योगिक क्रियाएं करेंगे। तो कुछ यहाँ पे करके देखते हैं। उसके लिए आप कभी भी जब भी आपको प्राणायाम डीप ब्रीदिंग करनी हो
तो उसमें आसन आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको प्रॉब्लम हो रही है और आपने टफ आसन लगा लिया है और आपको स्ट्रेस आ रहा है, लगातार आपका ध्यान उधर जा रहा है, ऐसा नहीं करना है। आप जितने इजीली आप बैठ सकें उस आसन में बैठ जाइए, क्योंकि हमको ध्यान, हमारी कंसंट्रेशन हमारी श्वासों पर देना है, न कि हमारे बैठे हुए सिटिंग पोजीशन पर देना है। तो आप किसी भी आसन में बैठ जाइए जिसमें आप सुखपूर्वक बैठ सकें। पतंजलि योग सूत्र में सेकंड पाद में कहा गया है, 46 सूत्र, स्थिर सुखमासनम, मतलब जिस आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकें। इसका अगला सूत्र है प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति भ्याम, मतलब जिस आसन में आपको प्रयत्न सबसे कम करना पड़े, मतलब जिस आसन में आपको एफर्ट ना डालने पड़े, उस आसन में आप आराम से बैठ जाइए। व्यास भाष्य में कहा गया है कि तदता पद्मासनम, वीरासनम, भद्रासनम, स्वस्तिकम, दंडासनम, सोपाश्रयम, पर्यंकम, क्रोंच निष्ठनम, हस्ति निष्ठन, मुष्ट निष्ठनम, सम संस्थानम, स्थिर सुखम, यथा सुखम, चेत्य मादिनी। इसमें व्यास जी ने कहा है कि जिस भी आसन में आप आराम से, इसमें कुछ आसन के नाम भी बताए हैं, और ये कहा है जिस आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकें। इन्होंने इतना भी कहा है कि आपको पलंग पर अगर आराम से बैठ सकते हैं, आप नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं, कोई एज हो गई है या किसी कारणवश वो नीचे नहीं बैठ पा रहा है, तो पलंग पर बैठकर भी हम आसन कर सकते हैं। सोपाश्रय, सोपाश्रय का मतलब कि आप जिस आश्रय में, जिस विश्राम स्थिति में बैठे हैं, उसके बाद भी आपको लगता है कि मुझे कुछ सपोर्ट चाहिए, कुछ उप आश्रय चाहिए, स प्लस उप प्लस आश्रय, तो मतलब इस प्रकार से आपको कोई आश्रय चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि वो नहीं ले सकते। तो इस प्रकार से आप रिलीफ होके आराम से बैठिए कि किसी भी आसन में जिसमें आप सुखपूर्वक बैठ सके। तो अब हम सबसे पहले करेंगे, आज हम जानेंगे कि शंख, जो शंख नाद होता है उसका कितना इम्पोर्टेंस होता है। तो सबसे पहले हम करेंगे शंख की ध्वनि। कोशिश करती हूँ मैं कि मेरे से हो जाए, एक बार में होता नहीं है, और अगर हो जाता है तो हमको तो सिर्फ इसके बेनिफिट्स जानने हैं कि कितने इसके बेनिफिट्स होते हैं, कितने हमारी बॉडी में कितना अच्छा रिजल्ट देता है शंखनाद जो है। तो हम करके देखते हैं। अपने होठों को इस छेद पर लगा लें। इस प्रकार हमने ये शंखनाद किया। आप इसको 6 से 7 बार अच्छी प्रैक्टिस कर लें, इसको करने की आदत डालें, इसको सीख लें, और ये हमारे हार्ट के लिए, हमारे लंग्स के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम होता है। इससे सबसे पहले तो ब्लोइंग एयर का जो फायदा है, ब्लोइंग हवा जो होती है, इसमें ऑक्सीजन जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन फोर्सफुली जाती है, इसमें हम लगातार एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर की ओर निकलती है। तो ब्लोइंग हवा जो है उसका बेनिफिट मिलता है सबसे पहले। और दूसरा हम देखते हैं कि नर्वस सिस्टम का इससे ग्रेट एग्रीवेशन हो जाता है। उसके जो सारे सिस्टम्स हैं, ब्रेन के फंक्शनिंग है, उसमें पूरी ऑक्सीजन जाती है और बहुत अच्छे से उनके फंक्शन होने लगते हैं। हमारी फेशियल मसल्स जो हैं उनका स्ट्रेचिंग होने लगता है और उनमें ऑक्सीजन पूरी जाने लगती है, और जो समय से पहले जो झुर्रियाँ और पड़ती है ना, वो नहीं पड़ती है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो डिजीजेस हैं वो नहीं होती है, क्योंकि हमारा लंग्स जो है, हार्ट जो है, इससे मजबूत होने लगते हैं, स्ट्रांग होने लगते हैं। अब जो कोल्ड एंड कफ है, साइनोसाइटिस है, राइनाइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, लंग की जो डिजीज है, आईएलडी है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, अस्थमा है, इन सभी में भी ये क्रॉन्च जो नाद है उससे बहुत बहुत बेनिफिट मिलता है। और इस नाद से क्या होता है कि जो वाइब्रेशंस इतने हाईली फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशंस उठते हैं कि जो आसपास के जो बैक्टीरिया, जीवाणु होते हैं वो वहीं खत्म हो जाते हैं। इतने इसके वाइब्रेशंस में इतनी शक्ति होती है। और स्पिरिचुअल लेवल पर भी इसका बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंस है। जब समुद्र मंथन के समय 14 रत्न जो निकले थे, उनमें से एक रत्न जो था वो कोंच भी था। तो इस कोंच के नाद से, और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो भी डिजीजेज हैं, ब्रेन ट्यूमर है, या फिर कह दीजिए कि ये आधा सीसी माइग्रेन है, माइग्रेन का पेन है, जिनको लगातार सिर दर्द रहता है, तो वो धीरे धीरे उसमें निजात मिलने लगती है। ये नहीं कह सकते हम कि ये खत्म हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसमें
आराम मिलने लगता है। इस प्रकार इनसे कई मतलब इस कोंच नाद से हम कितनी प्रकार की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो इसको आप सीख लें और धीरे धीरे सुबह की टाइम इसको 6 से 7 बार करने की कोशिश करें, तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। दूसरा हम करते हैं डीप ब्रीदिंग। तो उसकी 3-4 टेक्निक्स हैं। हम डीप ब्रीदिंग की अलग अलग टेक्निक्स करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे डबल इनहेलेशन, डबल एक्सहेलेशन। डबल इनहेलेशन के लिए हम एक छोटी ब्रीथ लेंगे और फिर उसके बाद लंबी ब्रीथ लेंगे और उसको छोड़ेंगे भी उसी स्टाइल में। पहले रोकेंगे उसको और फिर उसको छोड़ेंगे। तो 3-4 बार हम करके देखते हैं। इस प्रकार से एक छोटी ब्रीथ ली, एक लंबी ब्रीथ ली और फिर उसको मुंह से हमको छोड़ना है। तो फिर से अगेन से हम करेंगे। रिटेन किया, पूरी बॉडी स्क्विज है, हमारी पूरी बॉडी खींची हुई है और सारे ऑर्गन्स का, सिस्टम्स का फंक्शनिंग अभी रुक गया है। अभी किसी में कोई फंक्शन नहीं हो रहा है। हा। उसमें क्या हुआ है कि जो अब फंक्शनिंग जो है रिलीज हो गया है। मतलब सारे जो ऑर्गन्स जो हैं एक बार तो कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे और वापस से वो रिलैक्सेशन उनमें आ गया है। तो इस प्रकार से उनकी जो मसाज हो जाती है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स जो हैं उसके सामने आते हैं और जो ऑक्सीजन जो है पूरी जाती है। एक बार जब हम ब्रीथ करते हैं तो उसमें इतनी ऑक्सीजन नहीं जाती है जितनी कि हम डबल ब्रीथ करते हैं तो पूरी ऑक्सीजन अंदर की ओर जाती है और वो लंग्स के अंदर तक, नीचे तक जाने की कोशिश करती है। सेकंड हम करते हैं डीप ब्रीदिंग में कि 5 बार करके हम स्टेप्स में श्वास लेंगे और स्टेप्स में ही श्वास को छोड़ेंगे। इसको बोलते हैं वृत्ति प्राणायाम। लेकिन जब श्वास को छोड़ेंगे तो मुंह से छोड़ेंगे। तो हम 5 बार करके श्वास लेंगे। इसमें चेस्ट जो है आपका पूरा एक्सपांड हो जाएगा और लंग्स जो है उनको पूरा एक्सपांशन का स्पेस मिलेगा। जितनी हम ऑक्सीजन ले सकते थे उतनी हमने ऑक्सीजन ली। अगेन फिर से करके देखेंगे। 5 बार करके हमको श्वास लेनी है और हल्का सा रुकना है। रिटेंशन 4 सेकंड का कर लीजिए, 6 सेकंड का कर लीजिए और उसके बाद हमको एक्सहेलेशन करना है और एक्सहेलेशन भी जो है 5 स्टेप्स में ही करना है। तो एक बार फिर से पुनः हम करेंगे। हमने हमारी चेस्ट को पूरा एक्सपांड किया, लंग्स को एक्सपांड किया, पूरा स्पेस दिया उसको और पूरी ऑक्सीजन भी लंग्स के अंदर पहुंचाई। तो वो नीचे के जो एल्वियोलाइज जो हमने बात की थी स्टार्टिंग में, वहाँ तक ऑक्सीजन पूरी जाने की कोशिश करती है। और जब हम मुंह से श्वास निकालते हैं, कहते हैं कि जब मुंह से श्वास निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बाहर निकलती। जब भी हम किसी हाइट पे चढ़ रहे होते हैं या जब हम बहुत थक जाते हैं तो क्या होता है कि हम एकदम से क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बाहर निकलती है और हम एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, जल्दी से रिलैक्स होते हैं। तो ऐसे ही उसमें मुंह से श्वास निकालने के कारण हम बहुत जल्दी से रिलैक्स हो जाते हैं। तीसरा हम करेंगे डीप ब्रीदिंग करेंगे सिंपल और रोकेंगे और एक्सहेलेशन करेंगे। 6 सेकंड तक रोकेंगे। 1 2 3 4 5 6 देन रिलीज। अगेन एक बार इनहेलेशन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 देन रिलीज। और एक हम करते हैं कि जिनको कोई प्रॉब्लम है, हार्ट की और प्रॉब्लम है, तो वो सिंपल डीप ब्रीथ भी कर सकते हैं बिना रिटेन किए हुए, बिना कुंभक लगाए हुए। तो श्वास लेंगे और नॉर्मल श्वास छोड़ देंगे, उसको रोकेंगे नहीं। अब हमने ये डीप ब्रीदिंग की 3-4 जो टेक्निक्स थी वो जानी। और डीप ब्रीदिंग में हम ये देखते हैं कि जो हमारा जो सलाइवा है उनका सिक्रीशन बहुत अच्छा होता है। जो बकल कैविटी में जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलार, इनका जो सिक्रीशन है वो बहुत ही अच्छा होने लगता है। और लार के लिए कहा जाता है कि पुराने टाइम से ही कहा जाता है कि हमारी जो लार होती है वो 1.25 लाख की लार होती है। मतलब लार का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। लार में कई इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एंटीबैक्टीरियल होते हैं, एंटीवायरस जो भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कितने ही प्रकार के सब्सटेंसेस लार में प्रेजेंट होते हैं।
और लार जो होती है वो फुल्ली एल्केलाइन होती है, और जहां भी उसको यूज किया जाता है, जहां भी उसको अप्लाई किया जाता है, वो बम्बार्डमेंट का काम करती है। मतलब उस जगह को, जैसे कहते हैं दाद खाद खुजली पे लगा लीजिए, तो वो एकदम से ठीक हो जाती है। क्यों ठीक होती है? कि एक तो ये फुल्ली एल्केलाइन होती है, और जहां भी इसको अप्लाई करेंगे एकदम बम्बार्डमेंट कर देती है। यह एक हाईली वॉलेंटियर का काम करती है। तो लार जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो इसके लिए कहते हैं कि रात को पानी नहीं पीना चाहिए। उससे क्या होता है कि लार जो है टूट जाती है, और उसका जो फॉर्मेशन है वो मतलब बिगड़ जाता है। सुबह जो उस लार का जो इतने कहते हैं ना कि सुबह उठ के एक गिलास लुकवार्म वाटर पी लीजिए, लार को अंदर उतार लीजिए, जितने बैक्टीरिया वगैरह जो भी विषैले तत्व होंगे वो खत्म हो जाएंगे। उस लार में इतनी कैपेसिटी होती है, इतनी हाईली एल्केलाइन वो होती है कि वो उन सब बैक्टीरियाज को खत्म कर देती है। तो इस प्रकार से हमने सब ब्रीदिंग के हम साइंटिफिक इफेक्ट जान रहे हैं कि हर ब्रीदिंग का कोई न कोई साइंटिफिक इफेक्ट होता है। अब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। तो अलग अलग टाइप के भस्त्रिका प्राणायाम होते हैं। हम 4-5 तरह की टेक्निक्स जो हैं वो यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों मुट्ठियों को ऐसे मुट्ठी बना लेंगे और इनहेल करके एक्सहेल करते हुए चेस्ट के पीछे की ओर जाएंगे। इसमें फोर्सफुली जाना है, पूरा चेस्ट आगे की ओर एक्सपांड होना चाहिए, और पूरा एक्सहेलेशन करते हुए पीछे की ओर जाएं फोर्सफुली। इस प्रकार ये एक टाइप की भस्त्रिका हुई। सेकेंड वाली में हम दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर चेस्ट के वहीं पे पास में आएंगे। ये सेकेंड टाइप की हुई। थर्ड वाली में हम अपने दोनों हाथों को चेस्ट के सामने ऐसे रख लेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम। फोर्थ वाली में दोनों हाथों को सीधा कर लेंगे चेस्ट के सामने, और जो ये नोच हैं एक दूसरे में फिट कर देंगे। इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए अपने चेस्ट के पास में लेकर आएंगे। अगेन इनहेल करेंगे और फिर से चेस्ट के पास में लेकर आएंगे। फिर से इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए चेस्ट के पास में लेकर आएंगे। ये फोर्थ वाली हुई। फिफ्थ वाली में हम दोनों हथेलियों को पूरा खोल देते हैं, हम अपने आप को कॉस्मिक पावर से जोड़ देते हैं, उसका आशीर्वाद लेने की कोशिश करते हैं। तो फिफ्थ वाली में हम करेंगे इस प्रकार से 5 प्रकार की भस्त्रिका प्राणायाम हमने किए। इसमें यह होता है भस्त्रिका में कि हमारी हार्ट रेट जो है बहुत बढ़ जाती है। कहते हैं कि इंसान का हार्ट जो है 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है, लेकिन इसमें हम हार्ट रेट को बहुत बढ़ा देते हैं। एक एथलीट का जो हार्ट होता है बहुत ही अच्छा हार्ट होता है, क्योंकि उसको इतना दौड़ाया जाता है, उसकी 200 तक उसकी हार्ट रेट बढ़ा दी जाती है। और फिर जब वो कूल डाउन होता है, उसमें क्या होता है कि उसके लंग्स और हार्ट में, लंग्स में पूरी ऑक्सीजन जाती है, फुल्ली ऑक्सीजन जाती है, और हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं रहता है। उसमें जब फोर्सफुली ब्लड जाता है तो उसमें कोई अवरोध नहीं रहता है, क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम जो है हम बहुत तेज ब्रीदिंग के साथ करते हैं। तो इस प्रकार जो है कि हमारी जो हार्ट रेट है वो एक बार तो बहुत बढ़ जाती है, बूस्ट हो जाती है, लेकिन वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाती है, और बहुत कम नॉर्मल जब हम होते हैं तो बहुत कम उस पर हमारी जो हार्ट है वो काम करता है। एथलीट की जो होती है 50 to 60 उस पर ही हार्ट रेट होती है उनकी 1 मिनट की, और उस पर ही वो काम करते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि भस्त्रिका प्राणायाम, और इससे क्या होता है कि एक बार तो कोई जो डिप्रेसिव पेशेंट है उसको अगर आप भस्त्रिका करवाएं या सूर्यभेदी करवाएं तो एक बार वो अप हो जाता है, मतलब धीरे धीरे उसका जो फ्रीक्वेंसी लेवल है वो अप होने लगता है। अब हम करेंगे सूर्यभेदी प्राणायाम। हमारी जो राइट वाली नाड़ी होती है पिंगला नाड़ी होती है, सूर्य नाड़ी होती है। उस सूर्यभेदी प्राणायाम में ये होता है कि हम लगातार राइट वाली नाड़ी से ही श्वास लेते हैं और लेफ्ट वाली नाड़ी से श्वास छोड़ते हैं, और इसमें जो बॉडी में एक हीट जनरेट होती है, गर्मी जनरेट होती है। लगातार राइट वाली नाड़ी से श्वास लेनी है
और लेफ्ट वाली से नाड़ी से। और गैरंट संहिता में तो ये भी लिखा हुआ है कि आप राइट वाली नाड़ी से श्वास लीजिए, फिर जलंधर बंद लगा लीजिए, कुंभक लगा लीजिए। तो उसमें क्या होगा कि पूरी बॉडी में ऊपर से लेकर पैर तक गर्मी जनरेट होगी, आपको पसीना आने लगेगा। और उसके बाद हम लेफ्ट वाले नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकालते हैं। तो हम करके देखेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। लेफ्ट वाले पे अपनी दोनों फिंगर्स रख लीजिए, राइट वाली से इनहेल करना है, देन लेफ्ट वाले से निकालना है। और अगर हमको कुंभक लगाना है जितनी देर आप लगा सके, यहाँ तो हम सिम्पटेमिक कर रहे हैं और लेफ्ट वाली नॉस्ट्रिल से हमको श्वास को निकालना है। तो ये था सूर्य भेदी प्राणायाम। और इसको करने से क्या होता है कि बॉडी में हीट जनरेट होती है और रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या होता है, लंग्स में जो हमारा कफ जमा हो गया है, और कफ जो जमते जमते धीरे धीरे बहुत स्टिकी हो जाता है, मतलब वो छूटने का नाम ही नहीं लेता है। कितने हम आयुर्वेद के काढ़े भी पीते हैं तो क्या होता है कि वो काढ़े वहाँ पे रुके नहीं रहते हैं, वो तो सीधा जाते हैं और डाइजेस्ट होते हैं और बाहर भी निकलते हैं। लेकिन जब हम सूर्य भेदी प्राणायाम करते हैं, जो हवा जो होती है वो वहाँ रुकी रहती है। तो जो हवा लगातार, जो गर्म हवा उसके टच में रहती है, तो जो धीरे धीरे जो स्टिकी कफ है ना, वो भी अपनी जगह छोड़ने लगता है और धीरे धीरे वो गलने लगता है। और यूरिनेशन के थ्रू या स्टूल के थ्रू वो धीरे धीरे कफ जो है या तो मुंह से या जैसे भी करके वो बाहर निकल जाता है और हमारे लंग्स जो हैं वो खुलने लगते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक जो चौक हो गया था कफ के कारण, म्यूकस के कारण, वो खुलने लगता है। तो सूर्य भेदी प्राणायाम में यह है कि हम इसके द्वारा गर्मी जनरेट करके और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। अब हम क्या होता है कि सूर्य भेदी प्राणायाम में मैं एक पेशेंट को हैंडल कर रही हूँ, ILD पेशेंट है वो। तो सूर्य भेदी प्राणायाम में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन लेवल है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। लेकिन ये प्राणायाम जो है बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, तो करवाना तो जरूरी है। लेकिन ऑक्सीजन लेवल जो डाउन होता है तो उसके लिए हम ये करते हैं कि अपनी डीप इनहेल करेंगे और मुंह से श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे। तो डीप इनहेल करें और अपनी गर्दन को स्कैपुला पर टिका दें, देन मुंह से श्वास छोड़ते हुए गर्दन को कॉलर बोन पर टिकाएं। अगेन श्वास भरें, पूरा इनहेल करें, स्कैपुला पर गर्दन को टिकाएं, श्वास छोड़ते हुए कॉलर बोन पर टिकाएं। श्वास भरें, इनहेल करें, श्वास छोड़ते हुए मुंह से श्वास छोड़ें। तो हमने ये देखा कि इसमें जो ऑक्सीजन लेवल जो है वो वापस अप होने लगता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम मुंह से छोड़ रहे हैं तो एकदम से जल्दी से बॉडी से रिलीज हो जाती है, क्योंकि मुंह से जब भी छोड़ते हैं, हमने पहले भी बात की, तो वो जल्दी से रिलीज हो जाती है और ऑक्सीजन लेवल जो है वो वापस से अप हो जाता है। तो सूर्य भेदी प्राणायाम के बाद अगर ये वाला कर लिया जाए तो ऑक्सीजन लेवल जो है अप हो जाता है और ऊपर मुंह करने से ये होता है कि पूरा इनहेलेशन होता है और नीचे की ओर आने से पूरा एक्सहेलेशन हो जाता है और ऊपर इनहेल पूरा होता है और लंग्स पूरे अंदर की ओर उनमें फंक्शनिंग होने लगती है। तो आज के पूरे लेक्चर में हमने ये जाना कि हम किस किस तरह से योग के द्वारा, किन्हीं डीप ब्रीदिंग प्राणायाम के द्वारा हम लंग्स के एफिशिएंसी को कितना अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। कहाँ तक मतलब उसका जो पार्ट नहीं खुला हुआ है उसको भी हम धीरे धीरे ओपन कर सकते हैं, उसको खोल सकते हैं और उस तक ऑक्सीजन पहुंचा सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, हार्ट की फंक्शनिंग को बढ़ा सकते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को हम इतना स्ट्रांग कर सकते हैं। उसके बाद तो चाहे कोई भी वायरस आए, हम उससे हमारी बॉडी लड़ सकती है। तो योग करें, दुखों से वियोग करें, निरोग रहें। योग करके आप अपने आप को निरोगी रखें और जब आप योग करते हैं और इसके रिजल्ट आपके सामने आते हैं तो आप अगले लोगों तक योग को पहुंचाएं, कि योग के बारे में अवेयर करें कि इससे आप कितना बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी प्राचीन धरोहर है। हम क्यों इसको छोड़ने पे तुले हुए हैं, हम इसको अपनाएं और हर जने को, जो 130 करोड़ जनसंख्या है उसमें कम से कम 40-50 करोड़ जनसंख्या तो योग करें। जो बच्चे हैं उनको छोड़ दें, लेकिन जो लोग हैं उतने लोग भी अगर योग करेंगे तो हम हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग रख सकते हैं। वैसे भी इंडियंस का जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है, लेकिन आजकल हमारा जो खान पान, वेस्टर्न जो कल्चर हमने अपना लिया है, उससे हमारा इम्यून सिस्टम जो कमजोर हो गया है, तो
तो फिर से हम ऑर्गन क्लॉक का है, योग को डीप ब्रीदिंग को करके हमारे पांचों जो कोश हैं बॉडी के, उन सबको